हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो टुडे इज आवर 6th डे ऑफ द 45 आवर चैलेंज। तो शुरू करते हैं भाई। 5 दिन पूरे हो गए हैं और अच्छे से हमने ये 5 दिन निकाले हैं। अब हम बाकी बचे हुए 40 दिन भी ऐसे ही निकाल देंगे, ठीक है। तो बढ़िया पढ़ाई करेंगे भाई। अपना जो फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का कंप्लीट हो चुका है। अपने 3 चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स के खत्म हो चुके हैं और आज की क्लास में हम 2 चैप्टर और मैक्रो इकोनॉमिक्स के खत्म कर देंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर है। चलिए, तो आज का हमारा चैलेंज क्या है सर? बोले सर आज क्या चैलेंज है, आज क्या करने वाले हम? आज लो बेटे, आज के चैलेंजेस ये है, आज हमें ये कंप्लीट करना है। ये लो भाई, हम 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एक तो करेंगे मनी एंड दूसरा करेंगे बैंकिंग, ठीक है सर। 2 चैप्टर कवर करेंगे। मनी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मनी क्या होता है, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या है, फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होता है, मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, मनी सप्लाई क्या होता है सर, और मनी सप्लाई को मेजर करने के मेथड्स क्या क्या है, ठीक है। इन टॉपिक्स के साथ ये चैप्टर कवर हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे सर बैंक। बैंक हम सब जानते हैं, तो बैंकिंग में पढ़ना है तो कॉमर्शियल बैंक क्या होता है ये हम देखेंगे, इसके फंक्शंस देखेंगे। देन कॉमर्शियल बैंक्स मनी कैसे क्रिएट करते हैं ये हम समझेंगे। मनी मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम समझेंगे। सेंट्रल बैंक क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं। देन कंट्रोलर ऑफ मनी एंड क्रेडिट, जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, वो हम पढ़ेंगे। तो ओवरऑल ये टॉपिक्स हमें आज के चैप्टर में कवर, इसमें क्लास में कवर करने हैं। 2 चैप्टर हम खत्म करेंगे फटाफट सटासट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लो भाई, तो सबसे पहले शुरू करेंगे मनी से। पहले आ गया मनी होता है क्या सर? क्या होता है मनी? इट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है, हमको फैसिलिटेट करता है कि हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर पाए, हम कोई वैल्यू को स्टोर कर पाए लॉन्ग टर्म के लिए, हम चीजों को एक कॉमन वैल्यू में मेजर कर पाए, एंड हम फ्यूचर पेमेंट्स के रिस्पेक्ट में कॉमन सिस्टम को लेकर चल सके। तो ये मनी की डेफिनेशन हो गई सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बोले सर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या है? कुछ नहीं भाई, हमारे पुराने जमाने में जो होता था, जब मनी नहीं था, जिस टाइम मनी का इन्वेंशन या नहीं हुआ था, उस टाइम क्या चलता था? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, मतलब गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। एक ऐसी व्यवस्था जहां पर गुड्स के बदले गुड्स दिए जाते थे। इस टाइप की इकोनॉमी को हम बोलते थे सीसी इकोनॉमी। क्या बोलते थे? सीसी इकोनॉमी। बोले तो कमोडिटीज वर एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज। ऐसी इकोनॉमी जहां पर कमोडिटीज किसके बदले एक्सचेंज होती है? कमोडिटी के बदले। अगर आपको जूता चाहिए तो उसके बदले आपको कुछ और देना पड़ेगा। अगर आपको रोटी चाहिए आपको उसके बदले कुछ और देना पड़ेगा। आपको टॉफी चाहिए आपको कुछ उसके बदले देना पड़ेगा। पैसा नहीं, उसके बदले कोई सामान, गुड्स और सर्विस तुम्हें देनी पड़ेगी, ठीक है। तो गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। चलिए, देन कम्स नेक्स्ट ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। तो सर ये जो बार्टर सिस्टम था, क्या इसमें कुछ कमियां थी? बिल्कुल थी सर, इसमें कमियां थी, तभी तो मनी का इन्वेंशन हुआ, वरना मनी की जरूरत ही क्या पड़ती। तो क्या कमी थी सर? सबसे पहली कमी थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, भैया ऐसा है, मुझे चाहिए एक जोड़ी जूते, मुझे क्या चाहिए? एक जोड़ी जूते, और मेरे पास है 10 किलो गेहूं। अब मैं 10 किलो गेहूं मार्केट में लेके जा रहा हूं, सामने मुझे मिला राजू। अब राजू के पास जो है जूते हैं, राजू के पास क्या है? जूते हैं, पर वो जूतों के बदले गेहूं नहीं चाहता, उसको जूतों के बदले क्या चाहिए? चावल चाहिए। उसको जूतों के बदले क्या चाहिए? चावल। तो ये ट्रांजैक्शन यहां नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कंप्लीट नहीं हो रही। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब क्या हुआ? जो आपको आपके सामान के बदले चाहिए, सामने वाले को आपके सामान के बदले वो चीज चाहिए। मतलब अपने सामान के बदले जो आपके पास है वो सामने वाले को चाहिए, और आपको जो चाहिए वो सामने वाले के पास हो, और उसके बदले वो गुड्स एक्सचेंज हो पाए। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो मेजर ड्रॉबैक थी सर double coincidence of want implies that at a point of time the two individuals are in possession of the such goods which they are willing to exchange। दो आदमी जो है, उन दोनों के पास वो दोनों के पास ही वो गुड्स होने चाहिए जो आपस में वो एक्सचेंज करना चाहते हैं। मेरे को जूते चाहिए और मेरे पास गेहूं है, सामने वाले के पास जूते होने चाहिए, मेरे पास गेहूं होना चाहिए। मुझे गेहूं देना है, जूते चाहिए, उसको जूते के बदले गेहूं चाहिए, तभी ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो पाएगा। खत्म। देन कम्स लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब भैया पॉइंट ये है कि आज तो ठीक है, तुम कोई भी चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सब्जी है, तुम किलो के भाव से रेट मिल जाएगी तुम्हें कि पर केजी ये रेट है। पहले ऐसी कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं होती थी, ठीक है। इन बार्टर सिस्टम देयर वाज एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन विच द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस कैन बी मेजर्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब, मुझे जूते चाहिए और मेरे पास 10 किलो गेहूं है, पर ये कौन तय करेगा कि 10 किलो गेहूं के बदले ही जूते आएंगे? कोई कॉमन मेजरमेंट तो है ही नहीं, कोई कॉमन यूनिट तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। देन है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। कभी कभी हमारे पास ऐसा कोई गुड्स हो सकता है
जो डिवाइड नहीं हो सकता सर। मेरे पास घोड़ा है सर, मैं घोड़ा लेके चल दिया चावल लेने के लिए, सामने आया राजू, उसके पास जो है 5 बोरी चावल है, उसके पास क्या है 5 बोरी चावल, मुझे चाहिए 10 बोरी चावल। तब उस 5 बोरी चावल के अगेंस्ट में मैं अपने घोड़े को काट के थोड़ी दे दूंगा आधा उसको, तो वो घोड़ा जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता। तो बहुत सारे ऐसे गुड्स थे जो डिवाइड नहीं हो सकते, इस कारण से उनका एक्सचेंज होना मुश्किल होता था। चलिए, देन लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब भैया ऐसा है, पैसा तो था ही नहीं उस जमाने में, बेसिकली चीजें कमोडिटीज होती थी। अब मान लो मेरा अनाज हो गया, मैं किसान हूं, मेरे खेत में अनाज हो गया, 2 साल बाद मेरी बेटी की शादी करनी, मुझे 2 साल बाद मुझे मेरी बेटी की शादी करनी, उसमें मुझे पैसा मतलब खर्चा होगा, सामान लाना पड़ेगा। अब मैं 2 साल तक उस गेहूं को, इतने सारे गेहूं को कहाँ स्टोर करूंगा, बारिश आ जाएगी, चूहे खा जाएंगे, गेहूं सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो वैल्यू आप जो है लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते थे, एक बड़ा इशू था। इन बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू स्टोर वेल्थ और फॉर परचेसिंग पावर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। ठीक है सर। एंड लास्ट वन इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब होता है यहां पर फ्यूचर पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है, तो फ्यूचर पेमेंट्स के रिगार्ड में बात यह है कि इट वाज डिफिकल्ट टू रिटर्न वैल्यू इन फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ सेम क्वांटिटी एंड क्वालिटी। कहने का मतलब यह है कि ठीक है साहब, मेरी आज घर में फंक्शन है, मुझे कुछ सामान लेके आना था, मुझे बर्तन लेके आने थे, मैं नक्षत्र के पास गया, मैंने कहा नक्षत्र भाई मुझे बर्तन चाहिए और मुझे बर्तन के बदले आपके पास क्या है जो मैं बर्तन ला सकूं मार्केट से। उसने कहा भाई मेरे पास तो है ये 10 बोरी गेहूं है, ले जा और बर्तन लिया, तेरे फंक्शन में काम ले ले, बाद में मुझे लौटा देना। मैं ले आया, अब 6 महीने बाद मान लो मेरी फसल कट के तैयार हुई, तो मैं गेहूं देने नक्षत्र के पास गया, तो हो सकता है नक्षत्र बोले कि यार ये गेहूं तो क्वालिटी का ही नहीं है, तुम्हारा गेहूं तो बेकार है, ये तो मैं नहीं लूंगा, मुझे तो वही गेहूं चाहिए जो मैंने तुम्हें दिया था। तो हमारा झगड़ा हो सकता है, माथाफोड़ी हो सकती है। तो कहने का मतलब फ्यूचर पेमेंट्स के रिगार्ड में इशू होता था बार्टर सिस्टम में। फ्यूचर पेमेंट्स करना ईजी नहीं होता था, क्योंकि इशू ये रहता था कि सेम क्वालिटी और सेम क्वांटिटी की चीज़ होना जरूरी नहीं है। हो सकता है मेरे अकाल पड़ जाए, अकाल पड़ जाए तो गेहूं ही ना हुए, तो मैं कहाँ से लौटाऊंगा उसकी। तो इस तरह के बहुत सारे रीजंस होते थे। ठीक है, तो ये कुछ आपके आगे क्या ड्रॉबैक्स कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ये होना जरूरी होता था, जो कि बड़ा मुश्किल होता था। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, कुछ प्रोडक्ट्स हमको डिवाइड ही नहीं कर सकते, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड लास्ट वन इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन कम्स फॉर्म्स ऑफ मनी। क्या सर, फॉर्म्स ऑफ मनी। तो मनी के प्रकार बताए आपको, ठीक है, मनी किस किस टाइप का होता है। सबसे पहले आ गया आपका फिएट मनी। क्या आ गया, इट इज इशूड बाय द ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कौन इशू करता है, गवर्नमेंट। ठीक है, बेसिकली आपके जो मेन मनी है ना हमारे पास, जो सिक्के हैं, कॉइन है, जो नोट्स हैं, उसकी बात कर रहा है। इट इंक्लूड्स ऑल नोट्स एंड कॉइन्स विच द पीपल आर बाउंड टू एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सेप्ट एक्सचेंज। ठीक है जी, तो जो भी हमारी करेंसी है उसके बारे में बात करें, उसको बोलते हैं फिएट मनी। ठीक है, ऑल नोट्स और कॉइन्स जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, जिसको कि लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चलिए, देन है फिड्यूसरी मनी। ये क्या होता है सर, इट इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे। ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे, तो कहने का मतलब जो चेक होता है ना, चेक, उसको बोलते हैं फिड्यूसरी मनी। वो जो पेयर है, जो पेयर है उससे चेक जो है पे क्यों एक्सेप्ट करता है, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट। ठीक है, मेरे को कोई चेक देगा तो चेक मैं क्यों एक्सेप्ट करूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट कि ठीक है यार पास हो जाएगा, ठीक है, अकाउंट में पैसा होगा, पास हो जाएगा, मेरे को पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है जी, देन आता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड का मतलब मनी का मतलब ये है कि इट रेफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स। ठीक है, कौन से कॉइन सन, कौन से कॉइन जिनकी कमोडिटी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, मनी वैल्यू के। कहने का मतलब पुराने जमाने में जैसे 1 रुपए का जो चांदी का सिक्का होता था, उसके अंदर 1 रुपए ही वर्थ की चांदी लगती थी। मतलब कहने का मतलब जो सिक्का जिस मेटल से बन रहा है उस मेटल की वैल्यू उतनी है जितनी वैल्यू सिक्के की है। अगर 1 रुपए का सिक्का है तो उसमें 1 रुपए की वैल्यू का मेटल लगा हुआ है। ये हो गया आपका फुल बॉडीड मनी। देन आज के टाइम में क्या चलता है, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब क्या है, यहां पर जो है जिस मटेरियल से मनी जो पैसा बना है उसकी वैल्यू कम है और मनी की वैल्यू ज्यादा है। कहने का मतलब आज का जो 1 रुपए का सिक्का है उसमें 1 रुपए की वैल्यू का मेटल नहीं है, या 500 रुपए का जो नोट है उसके अंदर 500 रुपए की वैल्यू का मेटल नहीं है। ठीक है, मटेरियल नहीं लगा हुआ है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा क्रेडिट मनी। इट रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। ठीक है, 1 रुपी कॉइन टुडे कंटेन मेटल ऑफ वैल्यू लेस देन 1 रुपी। क्लियर है, इस सिंपल से एग्जांपल हो गए। तो 4 तरह की फॉर्म्स ऑफ मनी हो गए, फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। आगे बढ़ते हैं सर। सॉरी, देन फंक्शंस ऑफ मनी।
तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन दो है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब सिंपल, सामान गुड्स एंड सर्विस के को एक्सचेंज के बदले आप किसकी हेल्प से एक्सचेंज करोगे, मनी की हेल्प से। मनी आपको फैसिलिटेट करता है कि आप जो है गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सको, ठीक है जी। देन कम्स मेजर ऑफ वैल्यू, सिंपल, मनी सर्व्स एज ए मेजर ऑफ वैल्यू दैट द वैल्यू ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विस आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। आज की तारीख में कोई भी गुड्स है, कोई भी सर्विस है, उसकी वैल्यू को आप मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हो। दूसरा फंक्शन हो गया, ये दो प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन क्या है सर, बोले सर सेकेंडरी फंक्शन है ये, क्या सर, ये बेटे सेकेंडरी फंक्शन ये है, स्टोर ऑफ वैल्यू। फ्यूचर के लिए आप पैसों को स्टोर कर सकते हो, इसको जगह कम चाहिए, इसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है। कभी भी आप लेके जाओगे 500 रुपए का नोट जो है 500 रुपए का ही रहेगा, वो 400 का नहीं हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है, हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा उसको। तो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, एक लॉन्ग टर्म तक इसकी जो वैल्यू है वो ठीक बनी रहती है। तो इस वजह से क्या है, आप इसको स्टोर कर लेते हो। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, यही सारी बातें कि आप इसको फ्यूचर पेमेंट्स के रिस्पेक्ट में हेल्पफुल होता है। क्यों, क्योंकि जनरल एक्सेप्टेबिलिटी कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा एंड लंबे समय तक इसकी वैल्यू हमारी जो है सेम सी रहती है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है, ठीक है जी। तो डेफर्ड पेमेंट्स रेफर टू दोज पेमेंट्स विच आर मेड इन फ्यूचर। मनी हैज मेड डेफर्ड पेमेंट मच ईजियर देन बिफोर, इट मेक्स बोरोइंग्स एंड लेंडिंग कन्वीनियंट। कहानी खत्म। देन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मनी हेल्प्स अस टू ट्रांसफर वैल्यू फ्रॉम एक बंदे से दूसरे बंदे के पास पैसा ट्रांसफर करना ईजी होता है। तो ये बेसिकली 3 सेकेंडरी फंक्शन है। तो टोटल 5 फंक्शन हो गए। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, फर्स्ट हो गया हमारा एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड सेकंड वन हो गया हमारा क्या था, मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमन यूनिट हो गई मेजरमेंट यूनिट। थर्ड हो गया स्टोर ऑफ वैल्यू, 4 स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो बेसिकली जो ड्रॉबैक्स थे ना, उन्हीं को हमने ड्रॉबैक्स को बता दिया कि ड्रॉबैक्स अब दूर हो गए, तो वही हमारे क्या हो गए, मनी के फंक्शन हो गए। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जो था, उसके ड्रॉबैक्स को दूर करना ही क्या है, मनी का फंक्शन है सर। चलिए ये लो बेटा, सेम बातें। तो ये एज सच वही, मनी हैज ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की सारी कमियों को मनी ने दूर कर दिया। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अब मनी ने क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, इस प्रॉब्लम को। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जरूरत नहीं है, अब पैसे के बदले सामान मिल जाएगा। मेजर ऑफ वैल्यू, बार्टर सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट गुड्स की वैल्यू को के लिए कोई कॉमन डिनोमिनेशन नहीं था, लेकिन आज की तारीख में मनी टर्म्स में आप चीजों को वैल्यू कर सकते हो। स्टोर ऑफ वैल्यू, बार्टर सिस्टम के अंदर इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर गुड्स फॉर फ्यूचर यूज, बट इन टुडे टाइम, क्योंकि पहले क्या है, मोस्ट ऑफ द गुड्स आर पेरिशेबल, ठीक है, या उनकी जो स्टोरेज थी उसको ज्यादा जगह चाहिए। लेकिन अगर बात करें आज की तारीख में, तो मनी को कम जगह चाहिए और उसकी वैल्यू भी बनी रहती है। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, तो देयर इज नो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट विच क्रिएट्स डिफिकल्टी इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द बार्टर सिस्टम। लेकिन बोरोर्स और जो आपके लेंडर्स हैं, इनके लिए मनी ने इस प्रॉब्लम को भी ओवरकम कर दिया। तो सिंपल से 4 आपके जो ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के, मनी ने उनको ठीक कर दिया है सर। आगे बढ़ते हैं सर। बोले सर मनी सप्लाई क्या होती है सर, मनी सप्लाई क्या होती है बेटे, तो मनी सप्लाई होती है ये, टोटल क्वांटिटी और स्टॉक ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी, दैट इज पेपर मनी हो, कॉइन्स हो, डिमांड डिपॉजिट्स हो, हेल्ड बाय द पब्लिक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक स्टॉक कंसेप्ट है ये। क्या है, स्टॉक कंसेप्ट। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमी में जो पैसा है उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। वो पैसा करेंसी के फॉर्म में होगा, वो पैसा आपके बैंक अकाउंट्स में डिमांड डिपॉजिट्स के फॉर्म में होगा, वो पैसा सिक्के हो चाहे पेपर मनी कैसा भी हो, ठीक है जी। चलिए, तो कंपोनेंट ऑफ मनी क्या हो गया, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स। तो समझना, करेंसी तो आप जानते ही हो, करेंसी क्या होती है, क्रिएटेड बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है जी। हाई पावर्ड मनी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये ध्यान रखना, हाई पावर्ड मनी, ठीक है, इसको हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द कॉइन्स एंड पेपर करेंसी। कॉइन क्या होते हैं, पेपर करेंसी क्या होती है, बताया, मतलब कि सिक्के क्या है, करेंसी पेपर नोट क्या होते हैं बता रहे हैं, कोई मतलब वाली बात नहीं है। नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक। ये डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, भैया आपका जो पैसा बैंक में जमा है, ऑन डिमांड आप विड्रॉ कर सकते हो, एटीएम से जाके निकाल सकते हो, बैंक में चेक दे के निकाल सकते हो, तो उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। तो आपके जो नेट डिमांड डिपॉजिट्स हैं जो कमर्शियल बैंक्स के पास आपके पड़े हैं, उसके बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है जी। तो ये आपके हो गए कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। अब इस मनी सप्लाई को मेजर करने के मेथड्स आ जाएंगे, ठीक है सर। मेजर ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को सर मेजर कैसे करेंगे, तो इसके आपके पास 4 मेथड है बेटा, ठीक है, ध्यान देना।
आपके पास 4 मेथड है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बेटा याद कर लेना। 4 मेथड है, M1 M2 M3 M4। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप याद करो M1। किसको याद करोगे? M1। तो भैया सिंपल सी भाषा, मनी क्या होगा? मनी होगा भैया करेंसी। क्या होगी? करेंसी। देन बोले सर डिमांड डिपॉजिट, देन डिमांड डिपॉजिट, एंड देन सर अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो ये 3 चीजों को याद कर लो, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस डीडी ओडी, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है जी, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई और अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा। ठीक है जी, चलिए ये बात हो गई। तो बोले सर ये एक मेथड है, दूसरा मेथड क्या कहलाता है? बोले दूसरा मेथड कहलाता है M2 मेथड। क्या कहलाता है? M2 मेथड कुछ नहीं है, M1 मेथड में मैंने क्या बोला? M1 याद रखना है। M2 में क्या होगा? M1 के अंदर आपको एक चीज जोड़नी है। क्या जोड़नी है? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। मतलब पहले के जमाने में भी, अब आज भी ऐसा होता है। बेसिकली क्या है कि पोस्ट ऑफिस में भी आप अपना पैसा जमा करा सकते हो। ठीक है, तो जहां पर बैंक की ब्रांचेस नहीं होती वहां पे लोग क्या करते हैं? अपने पास के पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराते हैं। तो आप इन M1 के अंदर मतलब करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट में क्या जोड़ दो? जो पोस्ट ऑफिस के पास जो सेविंग्स है लोगों की, उसको जोड़ दो सर। ठीक है, ये आपका M2 मेथड हो गया। फिर क्या सर? फिर आएगा फिर तीसरा मेथड M3 मेथड। क्या आएगा बेटे? M3 भी कुछ नहीं है। M3 में क्या करना है? M1 मेथड तो सेम रखना है। M1 के अंदर क्या जोड़ दो? टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। मतलब हमने डिमांड डिपॉजिट, डीडी क्या है? डीडी इज डिमांड डिपॉजिट। डीडी क्या है? डिमांड डिपॉजिट। बोले सर ये टाइम डिपॉजिट क्या होता है? एफडी यार, फिक्स डिपॉजिट। लोग जो एफडी कराते हैं, पेरेंट्स एफडी कराते ना कि भैया पैसा जमा करा दिया फिक्स टेन्योर के बाद उस पैसे को हम बैंक से ले लेंगे ब्याज के साथ। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, M1 के अंदर उन एफडी को जोड़ देना है। तो ये M3 मेथड हो गया। ये क्या हो गया आपका? M3 मेथड मनी सप्लाई को मेजर करने का। देन कम्स M4 मेथड। M4 मेथड में क्या होगा? सबसे इजी M4 मेथड। M3 आप समझ के क्या होता है? M1 प्लस एफडी, M1 प्लस एफडी, उसके अंदर जोड़ दो पोस्ट ऑफिस की सेविंग, उसके अंदर क्या जोड़ दो? तो ये हो गया आपका M4 मेथड। ठीक है जी, तो M3 प्लस टोटल डिपॉजिट द पोस्ट ऑफिस सेविंग। ठीक है जी, मोस्ट जो मेथड यूज होता है इंडिया में वो होता है भाई आपका M3 मेथड, याद रखना। तो M3 मेथड जो है वो ज्यादा हम इंडिया में कॉमनली यूज करते हैं टू मेजर द मनी सप्लाई इन द कंट्री। ठीक है जी, तो इसी के साथ मेरे भाई ये वाला चैप्टर मनी खत्म हो गया, मनी खत्म हो गया। ठीक है सर, तो हमको बहुत कम टाइम में इस चैप्टर को हमने निपटा दिया। देखो मनी का कोई रोल नहीं, मनी खत्म सर। फिर सर अब बोले भैया अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे बैंकिंग। क्या पढ़ेंगे भाई? अब पढ़ेंगे बैंकिंग। ठीक है जी, पढ़ते हैं सर, पढ़ाओ। बैंक क्या होता है? हमें तो पता है बैंक क्या होता है। बिल्कुल बेटे, आप सब तो ज्ञानी हो, आपको पता है बैंक क्या होता है। थोड़ा सा मुझसे पढ़ लो बैंक क्या होता है। कॉमर्शियल बैंक होते हैं 2 तरह के। पहला कहला रहा है, पहला हम पढ़ रहे हैं कॉमर्शियल बैंक। सर कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? भैया सीधी भाषा में समझना, जिस भी बैंक का आम जनता के साथ रिश्ता है वो कॉमर्शियल बैंक है। जिस भी बैंक का आम जनता के साथ संबंध है वो क्या है? कॉमर्शियल बैंक है। मतलब जहां जिन बैंकों में आप जाते हो, जिन बैंकों में आपका अकाउंट है पब्लिक का, वो क्या है? कॉमर्शियल बैंक है। तो कॉमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल एंड ऑफर्स लोन फॉर द पर्पज ऑफ कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट टू द पीपल। सिंपल। ठीक है जी, ये कहानी समझ में आएगी। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से पैसा लेते हैं, जमा करते हैं और लोगों को लोन भी देते हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे जरूरत इन्वेस्टमेंट की हो चाहे उनके कंजप्शन पर्पज की हो। फिर आ गया सर स्प्रेड बोले तो चीज स्प्रेड नहीं सर, चीज स्प्रेड नहीं। स्प्रेड क्या होता है? सिंपली इस बात समझना कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो लोन देती है, सपोज करो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉमर्शियल बैंक लोन देगी, सपोज करो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन जो लोगों ने पैसा कॉमर्शियल बैंक में जमा कराया उस पर कॉमर्शियल बैंक को क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे भी करना पड़ेगा। तो सपोज करो इंटरेस्ट कॉमर्शियल बैंक पे कर रही है 6%, तो कॉमर्शियल बैंक ब्याज लेती है 8%, देती है 6%, बीच का जो डिफरेंस है 2%, ये कहलाता है स्प्रेड, जो कि कॉमर्शियल बैंक की क्या होती है? कमाई होती है भैया। तो कॉमर्शियल बैंक जनरेट देयर प्रॉफिट बाय वे ऑफ स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है बेटा? डिफरेंस होता है बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन लोन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। तो बैंक ने लोगों से इंटरेस्ट लिया माइनस जो बैंक ने लोगों को इंटरेस्ट दिया, इसका डिफरेंस कहलाता है हमारा स्प्रेड। सर कहानी खत्म। अब आगे भैया कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन की बात कर लो। फंक्शन क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या है? डेफिनेशन में पता लग गया हमको। एक्सेप्ट्स डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन, लोगों से पैसा लेता है, जमा करता है और लोगों को उनकी जरूरत के टाइम पे लोन भी देता है। ये 2 हमारे फंक्शन हो गए सर।
इनको डिटेल में और देख लो, आपको देखना है तो। अब डिपॉजिट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब वो डिपॉजिट जो रिपेबल है किस पे, डिमांड पे, रिपेबल ऑन डिमांड, रिपेबल ऑन डिमांड, ठीक है जी, वो हो गए हमारे डिमांड डिपॉजिट, ठीक है सर, दीज आर रिपेबल ऑन डिमांड, ठीक है सर। देन टर्म डिपॉजिट्स क्या है, टर्म डिपॉजिट्स वो डिपॉजिशन जो कि रिपेबल है कब, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है सर। आगे बढ़ो सर। एडवांसिंग लोन मतलब लोन देना। अब लोन तीन तरह के होते हैं भैया, एक होता है ओवरड्राफ्ट, एक क्या कहलाता है, ओवरड्राफ्ट। सर ओवरड्राफ्ट क्या होता है, देखो यार ओवरड्राफ्ट जो होता है ये वो फैसिलिटी है जो बिजनेसमैन को दी जाती है। बेसिक फंडा क्या है, जैसे कि मान लो मेरा बिजनेस है और मेरे को डे टू डे वर्किंग, मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए कुछ पैसा चाहिए होता है, तो सपोज करो बैंक ने मुझे 10 लाख रुपए की एक लिमिट सैंक्शन कर दी, जिसको हमने बोला बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट लिमिट, ओडी लिमिट, ठीक है जी। अब पॉइंट क्या है कि अगर मुझे पेमेंट, मेरा बैंक में पैसा है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं 10 लाख रुपए तक एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकता हूं। मतलब मेरे अकाउंट में अगर पैसा जीरो भी हो जाएगा तो भी 10 लाख रुपए तक की पेमेंट मैं कर सकता हूं, बिकॉज ऑफ दैट ओडी। और जितने टेन्योर तक मैं जितना पैसा यूज करूंगा उतना ही मुझे ब्याज जमा कराना है। सपोज करो 10 लाख की ओडी है, मेरे अकाउंट में बैलेंस जीरो है, मैंने नक्षत्र को चेक कर दिया 50,000 रुपए का, तो चेक लग गया, चेक पास हो जाएगा। अब बैंक मुझसे 50,000 रुपए मांगता है, ठीक है जी। अब 3 दिन बाद मैंने 50,000 रुपए जमा भी करा दिए बैंक में, मेरे अकाउंट में, तो जैसे मैंने अकाउंट में पैसे जमा कराए मेरा नेगेटिव बैलेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और 3 दिन का ब्याज मुझे देना पड़ेगा। तो जितना पैसा जितने समय के लिए आप इस्तेमाल करोगे उतने पे ही इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये फैसिलिटी होती है ओडी के अंदर, और मिलता किसको है, बिजनेसमैन को। इट इज गिवन टू बिजनेसमैन अंडर विच दे आर अलाउड टू विड्रॉ मोर देन व्हाट दे हैड डिपॉजिटेड, ठीक है, वो उस जितना उन्होंने डिपॉजिट कर रखा है उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। फिर साहब फिर आता है कैश क्रेडिट। बोले सर कैश क्रेडिट क्या होता है, ओडी जैसा ही होता है कैश क्रेडिट, फर्क कितना है, दीज आर अगेंस्ट करंट एसेट्स एंड अदर सिक्योरिटीज, सेम कंसेप्ट है। अंडर दिस द बैंक एडवांस कैश लोन अप टू स्पेसिफाइड लिमिट अगेंस्ट करंट एसेट एंड अदर सिक्योरिटी। तो ओडी करंट एसेट से सिक्योरिटी के अगेंस्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो कैश क्रेडिट्स होते हैं ये क्या होते हैं, दे बैंक इशू करता है अगेंस्ट द करंट एसेट्स एंड अदर सिक्योरिटीज। फंडा वही है, जितने पीरियड के लिए इतना पैसा इस्तेमाल करोगे उतने पे ही ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे, एक मिनट, ये बेटे कैश क्रेडिट ये गलती है, ये हमारे टाइप करने वाले इंसान की गलती है बेटे, जो भी वो बेवकूफ़ इंसान है, चलो कोई नहीं, मैं ही हूँ शायद बेटा वो बेवकूफ़ इंसान, ठीक है, ठीक है। ये कुछ नहीं, ये लोन है, यहाँ पे लिखना आपको लोन, ठीक है जी। तो लोन क्या होता है सर, लोन होता है सर लमसम पेमेंट। लोन क्या होती है, लमसम पेमेंट। अब आपने को घर बनाना है, आपने 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, लमसम पेमेंट आपने बैंक से ले ली। आपको गाड़ी चाहिए, 5 लाख का लोन ले लिया, लमसम पेमेंट। तो आपने पैसा लिया बैंक से, लमसम अमाउंट जो आपको फ्यूचर में चुकाना है, वो कहलाता है लोन, ठीक है जी। ये कहानी खत्म हो गई, 2 फंक्शन समझ में आ गए कॉमर्शियल बैंक के। आगे बढ़ते बेटे, मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। बोले सर ये आपने क्या बता दिया सर, कॉमर्शियल बैंक पैसा बनाता है? बिल्कुल बनाता है बेटे, कॉमर्शियल बैंक पैसा बनाता है। समझना कैसे बनाता है, मनी क्रिएशन इज ऑल्सो नोन एज डिपॉजिट क्रिएशन एंड क्रेडिट क्रिएशन। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्रेडिट क्रिएशन या फिर डिपॉजिट क्रिएशन। तो आपके एग्जाम में क्रेडिट क्रिएशन या डिपॉजिट क्रिएशन टर्म आ जाए तो समझ जाना वो कंसेप्ट क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है जी। तो जो मनी क्रिएट करेगा कॉमर्शियल बैंक वो किस पे डिपेंड करता है, कितना पैसा बनेगा। कॉमर्शियल बैंक्स पैसा बनाएंगे, तो इसका मतलब समझो, पहले मैं समझा देता हूँ। बेसिकली क्या करेगा कॉमर्शियल बैंक, क्या करेगा कॉमर्शियल बैंक, आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, परचेजिंग पावर। तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, मनी का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, सिंपल भाषा में समझो, इसको पढ़ाने से पहले अगर बैंक ने मुझे लोन दिया तो मैं लोन, ऐसा तो है नहीं कि गुल्लक में डालूंगा, है मैं लोन लेके गुल्लक में दो लोन डाल दूं और फिर उस पर ब्याज दूं, ऐसा बुद्धू तो मैं हूं नहीं। तो मैं लोन लूंगा तो मुझे किसी को पेमेंट करनी है, ठीक है। तो मैंने लोन लिया, मैंने किसी को पेमेंट करी, जिसको पेमेंट करी वो भी किसी ना किसी को पेमेंट करेगा, तो घूम फिर के पैसा बैंक में ही घूमता रहेगा। तो एक आदमी को लोन देने से 10 आदमियों के काम निकलेंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। बाकी हम समझ लेते हैं कंसेप्चुअली क्या है। तो आप कॉमर्शियल बैंक कितना पैसा क्रिएट करेगा, इट इज डिटरमाइंड बाय, किस पे डिपेंड करता है, 2 चीजों पे करता है सर। एक तो इनिशियल डिपॉजिट कितना है सर, ऑब्वियस सी बात है, मैंने बैंक में कितना पैसा जमा करा है उस पर तो डिपेंड करेगा, उस पर तो डिपेंड करेगा। देन लीगल रिजर्व रेशियो, फिर क्या होता है लीगल रिजर्व रेशियो। ये लीगल रिजर्व रेशियो बेटे वो मिनिमम रेशियो होते हैं डिपॉजिट्स के, जो बैंक्स को रखने पड़ते हैं अपने पास या फिर सेंट्रल बैंक के पास, बाद में समझ लेंगे। 2 लीगल रिजर्व रेशियो होते हैं, एक तो होता है कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो।
जो कैश रिजर्व रेशियो है वो अमाउंट है, वो पार्ट है जो बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा, जो कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास जमा कराना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर कॉमर्शियल बैंक के पास लोगों ने 100 रुपए जमा कराया, अगर आईसीआईसीआई बैंक में मान लो 100 रुपए जमा हुए लोगों के, तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज आईसीआईसीआई बैंक को आरबीआई हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो आरबीआई के पास जमा कराना पड़ेगा। वो कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। फिर है सर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर। ये क्या है सर? बेटे ये क्या है, कॉमर्शियल बैंक को खुद के पास रखना पड़ता है। आरबीआई इतनी रेस्ट्रिक्शंस रखता है कि भैया अगर आपके पास 100 रुपए आए हैं तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज कॉमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना पड़ेगा, सर्टेन परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा। फिर बाकी बचे हुए पैसे को ही क्या कर पाएगा कॉमर्शियल बैंक? लैंड कर पाएगा। यार समझना, अगर कोई इंसान कॉमर्शियल बैंक में पैसा जमा करा रहा है, आईसीआईसीआई बैंक में किसी ने पैसा जमा कराया, तो बैंक उसकी आरती थोड़ी करता है, उस पैसे को आगे क्या करता है? लैंड करता है, उसी से तो वो पैसा रोटेट होता है। ठीक है, अभी ये तो समझा रहा था मैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर? आप देखो, प्रोसेस समझो पूरा। ठीक है जी, आपको ये कंसेप्ट समझने के लिए एक दो अजम्पशन लेनी बेटे। क्या अजम्पशन लेनी हो, ध्यान देना। पहली बात, हमें क्या एज्यूम करना है सर? हमें एज्यूम करना है कि जो कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है, एंटायर कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम को हम बैंक बोलेंगे। ऐसा मान लो जो पूरा देश में बैंकिंग सिस्टम है वो बैंक है। इजी टू अंडरस्टैंड के लिए, समझने के लिए, ठीक है, आसानी से समझने के लिए अजम्पशन ले लो कि जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है वो क्या है? बैंक है सर। ठीक है। एंड दूसरी अजम्पशन क्या होगी? दूसरी अजम्पशन होगी कि सर जो भी इकोनॉमी में रिसिप्टेंट पेमेंट हो रही है, जो भी इकोनॉमी में रिसिप्टेंट पेमेंट्स हो रही है, दैट आर डन थ्रू बैंक्स, वो बैंक के थ्रू हो रही है। तो कहने का मतलब इकोनॉमी के अंदर जो भी पैसे का लेन देन हो रहा है वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही चैनलाइज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं पैसा दूंगा किसी को तो बैंक अकाउंट में दूंगा, कोई मुझे देगा तो मेरे बैंक अकाउंट में देगा, तो पैसा यू बैंक्स के अंदर आपस में घूमता रहेगा। ठीक है सर, ठीक है जी। नाउ आप सपोज करो कि बैंक के पास इनिशियली, ये नीचे जो मैंने बना रखा है ये, सपोज करो बैंक के पास इनिशियली क्या आ गया? बैंक के पास आ गया सर 10,000 रुपए। क्या आया? इनिशियल डिपॉजिट 10,000 रुपए। और हमने एलआरआर एज्यूम किया है 20%, मतलब सीआरआर और एसएलआर का जोड़ क्या है? 20%। दैट मीन्स 10,000 में से 2,000 रुपए बैंक क्या करेगा? अपने पास और सेंट्रल बैंक के पास रख देगा। ठीक है, नक्षत्र ने 10,000 रुपए बैंक में जमा कराए, तो बैंक क्या करेगा? 2,000 रुपए का सर्टेन परसेंटेज तो देगा सेंट्रल बैंक को, आरबीआई को, और कुछ अपने पास रखेगा। बाकी का जो बढ़ गया 8,000 वो क्या करेगा? वो लोन दे देगा, मुझे दे देगा लोन। बैंक में लोन लेने गया, मुझे 8,000 रुपए लोन दे दी। ठीक है जी, तो मुझे लोन मिल गया साहब। अब मैं क्या करूंगा? इस 8,000 का मैं किसी को पेमेंट करूंगा, तो मैं किसी को पेमेंट करूंगा तो उसके बैंक अकाउंट में जाएगा, तो उसके बैंक अकाउंट में फिर क्या आ जाएगा? 8,000 रुपए आ गए सर। अब बैंक उसमें से फिर से 20% रख लेगा और बाकी का 6,400 लोन दे देगा। सिंपल। अब वो आदमी जिसको भी पेमेंट करेगा बैंक के, क्योंकि बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन चलेंगे, हमारी एजम्पशन नहीं है समझने के लिए, तो वो भी किसी को पेमेंट करेगा तो किसी के बैंक में ही जाएगा पैसा। तो बैंक के पास फिर से क्या आ जाएगा? 6,400। ठीक है, फिर से क्या आ जाएगा? 6,400। उसमें से फिर से 20% क्या होगा? सेंट्रल बैंक के पास, और खुद के पास कॉमर्शियल बैंक रखेगा, और बाकी का डिफरेंट अमाउंट जो है वो वापस से लोन पे दे देगा। और ये चैन बेटा चलती रहेगी, चैन बेटा चलती रहेगी जब तक कि आपका इनिशियल डिपॉजिट जीरो नहीं हो जाता। क्लियर है? इनिशियल डिपॉजिट मतलब ये जो डिपॉजिट है जीरो नहीं हो जाते। क्लियर है? तब तक ये चैन चलती रहेगी। इस तरह से आप जो है देखोगे कि 10,000 रुपए के डिपॉजिट से 10,000 रुपए के डिपॉजिट से 50,000 रुपए टोटल वेल्थ, टोटल मनी क्रिएट हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर। ये सिस्टम है हमारा प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो आपके एग्जाम में अगर आता है तो एजम्पशन लिखना, ये टेबल ड्रॉ कर देना और कहानी खत्म। इससे पहले वाले पॉइंट भी लिखना, ये भी लिखना, आपको ये भी लिखना है कि इसका मतलब क्या है, इसका नाम क्या है, डिपेंड किस पे करता है? इनिशियल डिपॉजिट पे और लीगल रिजर्व रेशियो पे। लीगल रिजर्व रेशियो में 2 रेशियो होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर है? ये भी आपको बताना है। फिर उसके बाद लेट वी अज्यूम द एंटायर बैंकिंग सिस्टम बी बैंक, देन वी विल अज्यूम दैट कि जितना भी पेमेंट्स हो रहा है इकोनॉमी में, रिसिप्ट्स हो रही हैं, दे आर चैनलाइज्ड थ्रू बैंकिंग सिस्टम। देन वी विल अज्यूम कि इनिशियली कोई 10,000 रुपये जमा कराएगा, वी विल अज्यूम दैट एलआरआर जो है 20% है, तो 20,000 रुपये, 2,000 रुपये जो है बैंक अपने पास रख लेगा या सेंट्रल बैंक के पास जमा करा देगा, बाकी लोन पे देगा। फिर बाकी बचेगा 20% ऐसे ही होगा, फिर ऐसे ही होगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा जब तक कि वो डिपॉजिट अमाउंट क्या नहीं हो जाता? जीरो नहीं हो जाता। ये सारी बातें लिखनी है। ठीक है, ये लिखने के बाद, ये चार्ट टेबल ड्रॉ करने के बाद कहानी खत्म, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, मार्क्स फुल आ जाएंगे आपके। अब आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट,
मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ये भी देख लो। मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर मतलब मनी मल्टीप्लायर, मल्टीपल की बात कर रहा है। मनी मल्टीप्लायर मेजर करता है क्या, अमाउंट ऑफ मनी जो बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स विद एवरी यूनिट ऑफ मनी। हर 1 रुपया कोई जमा कराएगा, अगर कोई बैंक में 1 रुपया जमा कराता है तो उस 1 रुपये की वजह से जो बैंक है वो कितने रुपए और इकोनॉमी में क्रिएट कर पाएगा, मतलब कि कितने रुपए की परचेसिंग पावर इकोनॉमी में लोगों की क्रिएट कर पाएगा कॉमर्शियल बैंक। ये मेजर करता है हमारा मनी मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला है 1/LRR, 1 लीगल रिजर्व रेशियो। अगर लीगल रिजर्व रेशियो है 10% तो 1/10%, दैट मीन 10 टाइम्स। लीगल रिजर्व रेशियो है 20%, दैट मीन्स 1/20%, तो आ जाएगा 5 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, अगर कोई बैंक में 1 रुपया जमा कराएगा तो उसका 5 टाइम्स 5 रुपए का बैंक मनी क्रिएट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्लियर है, मतलब 5 रुपए से इकोनॉमी में लोग जो है वो परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी लोगों की। चलिए, इन द अबव एग्जांपल LRR, जैसे कि हमारा जो ऊपर एग्जांपल हमने लिया था उसमें LRR कितना था, 20%। तो मनी मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा बेटे, 1/LRR दैट इज 1/0.2, 20% को 0.2 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 5 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हर यूनिट ऑफ मनी के बदले, हर यूनिट ऑफ मनी के बदले बैंक्स आर एबल टू क्रिएट 5 यूनिट्स ऑफ मनी। क्लियर है, विथ एवरी यूनिट ऑफ मनी बैंक्स आर एबल टू क्रिएट 5 यूनिट्स ऑफ मनी। द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय LRR, हायर द वैल्यू ऑफ LRR लोअर इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर एंड लेस मनी इज क्रिएटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम। ये ना MCQ में इस तरह की लाइनों से क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर है, तो ध्यान रखना आप। चलिए, मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स रेजेस द नेशनल इनकम एज कॉमर्शियल बैंक लैंड मनी मेनली टू इन्वेस्टर्स। इन्होंने क्या कहा, मनी क्रिएशन क्या करेगा, तो कॉमर्शियल बैंक जो पैसा इंक्रीज कर रहे हैं, मनी क्रिएट कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है सर, क्योंकि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं जनरली पैसा किसको देते हैं, इन्वेस्टमेंट की पर्पज से इन्वेस्टर्स को देते हैं, और इन्वेस्टमेंट में अगर इंक्रीमेंट होएगा तो इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम में भी इंक्रीमेंट होएगा मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया बेटे हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है, सेंट्रल बैंक। सर सेंट्रल बैंक क्या होता है सर, पढ़ लेते हैं। तो सेंट्रल बैंक इज द पापा इंस्टीट्यूशन, अपेक्स इंस्टीट्यूशन, जो ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है, रेगुलेट करता है पूरे मॉनेटरी और बैंकिंग स्ट्रक्चर कंट्री के। जो हमारे देश का ओवरऑल मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम है उसको जो है मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है कौन, द अपेक्स इंस्टीट्यूशन, दैट इज पापा बैंक ऑफ ऑल द बैंक्स, सेंट्रल बैंक। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन क्या है सर सेंट्रल बैंक के, तो इसके फंक्शंस देख लेना। कुछ फंक्शंस है, पहला फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी, दैट मींस इशू ऑफ करेंसी। तो जो सेंट्रल बैंक है इकोनॉमी के अंदर, हमारे देश में, कंट्री में जो पैसा इशू करेगा कौन करेगा, सेंट्रल बैंक करेगा सर। वो पावर किसके पास है, एक्सेप्ट फॉर 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। ठीक है, 1 रुपी नोट और कॉइन्स जो है ये इशू नहीं करता RBI, बाकी सारा पैसा जो है RBI इशू करता है। कहने का मतलब 2 रुपए का नोट या उससे ऊपर की जो भी वेल्थ मनी है वो सारी की सारी RBI इशू करता है। लेकिन जो सिक्के हैं और 1 रुपए का नोट है वो अगर आप देखेंगे तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। आप कभी भी चेक करना, 1 रुपए के जैसे अपना जो भी नोट होता है उसके ऊपर गवर्नर के साइन होते हैं। आप 1 रुपए के नोट के ऊपर देखना, वहाँ पे साइन होंगे फाइनेंस मिनिस्टर के उस टाइम के। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए इस तरह से आप देखेंगे तो 1 रुपए का जो नोट है और जो सिक्के हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है, बाकी जो है हमारा RBI इशू करता है। दूसरा क्या फंक्शन है सर, दूसरा फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का बैंक कौन है, RBI है सर। RBI गवर्नमेंट का बैंक रहते हुए क्या फंक्शन करता है, एज ए बैंकर वो एक्सेप्ट करता है रिसिप्ट्स एंड मेक पेमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। एज एन एजेंट वो क्या करता है, वो करता है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज उनको खरीदता बेचता है, एज एन एजेंट रोल प्ले करता है। एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, दैट इज मॉनेटरी मैटर्स पे, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर्स पे टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को जो है सलाह देने का काम करता है RBI। तो एज ए बैंकर टू गवर्नमेंट RBI 3 रोल प्ले करता है। एज ए बैंकर वो एक्सेप्ट करता है पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, एंड एज एन एजेंट वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल परचेज करता है। एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर वो टाइम टाइम पे सरकार को अपनी इकोनॉमिक और मॉनेटरी मैटर्स पे राय देता रहता है। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट फंक्शन क्या है सर, नेक्स्ट फंक्शन है ये सर, बैंकर्स बैंक। कहने का मतलब जो भी कॉमर्शियल बैंक है उनका भी एक ही बैंक है, वो है RBI। मतलब हर कॉमर्शियल बैंक का एक अकाउंट, हमने कहा था ना कि CRR में क्या होता है,
कि कॉमर्शियल बैंक को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट आरबीआई के पास जमा कराना होगा, सेंट्रल बैंक के पास, तो वो उनका अकाउंट कहाँ है मेंटेन, सेंट्रल अकाउंट, सेंट्रल बैंक के पास, तभी तो जमा करा पा रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज ए बैंकर एंड सुपरवाइजर टू कॉमर्शियल बैंक्स इन वेरियस एस्पेक्ट्स। सबसे पहला कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, जो कॉमर्शियल बैंक्स के कैश रिजर्व हैं उनको कस्टडी में रखता है अपने। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, इसका मतलब क्या है, जब कॉमर्शियल बैंक्स बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तब सेंट्रल बैंक आके एज ए गारंटर उनके साथ खड़ा होता है और उनकी हेल्प करता है उस क्राइसिस से बाहर निकलने में। सुपरवाइजरी रोल, सेंट्रल बैंक सुपरवाइज करता है क्या, फंक्शनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स एंड मेक बनाता है रूल्स रिगार्डिंग लाइसेंसिंग, मैनेजमेंट, ब्रांच एक्सपेंशन, अमलगमेशन, लिक्विडेशन एक्सेट्रा। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई सर जो है कॉमर्शियल बैंक की फंक्शनिंग को मॉनिटर करेगा और उसके अलावा जो भी रूल्स है रूल बनाएगा रिगार्डिंग कि कैसे कॉमर्शियल बैंक्स जो है अपना एक्सपेंशन करेंगे, कैसे वो मर्जर करेंगे, अमलगमेशन करेंगे अपनी, ठीक है, ब्रांच का एक्सपेंशन करेंगे, उनकी लाइसेंसिंग के रिगार्डिंग, इस तरह के रूल्स बनाएगा आरबीआई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, तो जो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है इसको एज ए इंडिविजुअल फंक्शन भी हमने समझा रखा है, आप एग्जाम में लिख सकते हो। एग्जाम में सर क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में ऐसा आएगा कि एक्सप्लेन दिस रोज, जैसे मान लो आपको दो फंक्शन बता देगा कि एक्सप्लेन दिस फंक्शंस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, तो आपको उन दो फंक्शन को लिखना है। तो अगर लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के बारे में आ रहा है तो उसमें आपको इतना लिखना है, ठीक है, आपको सारी पीपीटीज वगैरह सब मिल जाएगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए, तो इन केस द कॉमर्शियल बैंक्स आर फेस विद द फाइनेंशियल क्राइसिस, सेंट्रल बैंक स्टैंड्स बाय द कॉमर्शियल बैंक्स एज ए गारंटर एंड एक्सटेंड्स लोन्स। दिस सिस्टम ऑफ गारंटी एश्योर इंडिविजुअल्स that their bank will be able to pay their money back in case of crisis. This role of the central bank is known as the lender of last resort. मतलब आखिरी समय में, आखिरी मुसीबत की घड़ी में सबसे लास्ट में कौन काम आया, पापा काम आए बेटा, ठीक है, सिंपल सी बात है, पापा ही ध्यान देते हैं। अब है कस्टोडियन ऑफ नेशंस रिजर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है सर, डॉलर, पाउंड, ये जो भी दूसरे कंट्रीज की करेंसी है उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। उनका कस्टोडियन कौन है, आरबीआई। तो हमारे देश के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आ रहा है उन सब के रिजर्व्स मेंटेन करता है कौन, आरबीआई, जो कि हमारी जो रुपी है उसकी वैल्यू को टाइम टू टाइम मेंटेन करने में, कम ज़्यादा करने में हेल्प करता है उसको, ठीक है जी। देन आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या है सर, अभी मैंने कहा कि सपोज करो एचडीएफसी बैंक को आईसीआईसीआई बैंक से पैसा लेना है और आईसीआईसीआई बैंक जो है नाटक कर रहा है, पैसे नहीं दे रहा, तो हम जानते हैं कि आरबीआई के पास दोनों बैंक के अकाउंट है, तो वो बड़ा सिंपली एचडीएफसी बैंक का जो हिसाब है आईसीआईसीआई बैंक से क्लियर करा देगा। उसको तो एक एंट्री पास करनी है, इसके अकाउंट का बैलेंस इधर ट्रांसफर करना है, तो दोनों के अकाउंट मेंटेन हो रहा है। मेंटेन कौन कर रहा है, आरबीआई मेंटेन कर रहा है, तो इजीली वो आपस में इनके सेटलमेंट कर सकता है। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन ये है कि सेंट्रल बैंक एक्ट एज द क्लियरिंग हाउस फॉर द कॉमर्शियल बैंक सिंस इट होल्ड कैश रिजर्व्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स एंड ऑल द बैंक्स हैव देयर अकाउंट्स विद द central bank. The central bank easily settle the claims of various banks against each other. Settle the claims of various banks against each other simply by book entry. बैंक को क्या करना है, एंट्री पास करनी है, ट्रांसफर एंट्री पास करनी है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साहब ये आ गया हमारे सेंट्रल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्या है सर, वो है सर कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कहने का मतलब दोस्त, इकोनॉमी के अंदर पैसा जब ज़्यादा जाता है तो क्या होता है, पब्लिक जो है मेंढक बन जाती है, वो टर टर करके कूदती रहती है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घोड़ा चाहिए, मुझे ये चाहिए। इकोनॉमी में फिर क्या होता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो दे विल डिमांड मोर, अगर वो डिमांड ज़्यादा करेंगे तो चीज़ें क्या होंगी, महंगी हो जाएगी। तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, कहने का मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात कर रहा हूँ मैं बात किसकी कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन वो सिचुएशन है जहाँ पे महंगाई ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, क्लियर है। इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, ध्यान देना इधर से, वाई इन्फ्लेशन क्यों होता है, इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। एंड डिफ्लेशन क्यों हो रहा है, डिफ्लेशन इसलिए हो रहा है कि डिमांड जो है सप्लाई से कम है, ठीक है, सप्लायर से ज्यादा माल बना रखा है लेकिन लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। तो ये दो सिचुएशन आ गई, दोनों एडवर्स सिचुएशन है। एक लिमिट में इन्फ्लेशन इज गुड, बट वैसे ठीक नहीं होता, ज्यादा मतलब ज्यादा इन्फ्लेशन इज नॉट गुड, बट लिमिट में तो जरूरी है। जरूरी सर कैसे है, अरे बाबा यार सिंपल सी बात है, तुम लोगों को जब ग्रोथ कैसे मिलेगी, फिर जो सैलरी वगैरह में जो भी हाइक होता है, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही, सिंपल सी बात है टाइम के साथ, पर एक लिमिट के साथ बढ़े तो दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलिए, डिफ्लेशन अच्छा नहीं होता कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साहब, कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, and central bank control the money supply and credit in the best interest of the economy. There are two components, currency and demand deposits.
देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, दैट इज करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट। करेंसी इशू कौन करता है? सेंट्रल बैंक इशू करता है सर। डिमांड डिपॉजिट्स आर क्रिएटेड बाय द commercial banks while lending money to the people. The central bank control the lending power of the commercial bank. central bank क्या करता है? कंट्रोल करता है कॉमर्शियल बैंक्स की लैंडिंग पावर को, वो जो पैसा लैंड कर रहे हैं उसकी उस क्षमता को कंट्रोल करता है, ठीक है। जो मेजर यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर एंड क्वालिटेटिव मेजर। तो जो मेजर्स हैं जो यूज करेगा सेंट्रल बैंक, ये दो चीजों में बटे हुए, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है जी। अब इनको पढ़ देते हैं। चलिए सर, सबसे पहले सर आ गया हमारे पास क्या? बोले सर हमारे पास आ गया क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या है? दीज मेजर्स आर मेंट टू रेगुलेट द ओवरऑल लेवल और वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, ठीक है। ये वो मेजर है जो अगर सेंट्रल बैंक यूज करेगा तो इकोनॉमी में ओवरऑल इंपैक्ट पड़ता है, सिंपल सी भाषा में, ठीक है जी। तो यहां पर हमारे पास कितने 6 मेजर्स है। सबसे पहला है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। क्या होती है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो क्या है, जिस रेट पे सेंट्रल बैंक क्या करता है? लैंड करता है मनी किसको? कॉमर्शियल बैंक्स को, ठीक है जी। लैंड करता है मनी किसको? कॉमर्शियल बैंक्स को, ठीक है जी। थोड़ा मैं इसको इधर करता हूं और आपको समझाने की चीजें कोशिश करता हूं, ठीक है सर। तो कहने का मतलब आरबीआई जो है, बैंक रेट क्या हुई? बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुई जिसपे कि आरबीआई जो है पैसा देगा कॉमर्शियल बैंक को लोन पे। तो आरबीआई ने मान लो एचडीएफसी को लोन पे पैसा दिया 10% पर एनम। तो एचडीएफसी कंज्यूमर को, लाइक मुझे, जोगी को किस रेट पे इंटरेस्ट देगा? ऑब्वियसली बात है 10 से ज्यादा देगा, मान लो 13% पर एनम, ऐसा मान लो, ठीक है जी, 13% पर एनम, ठीक है सर। अब सिचुएशन समझो इन्फ्लेशन की। सिचुएशन काय की है? इन्फ्लेशन। सिचुएशन काय की है? इन्फ्लेशन। बोले सर महंगाई हो रही है। महंगाई का मतलब क्या है? चीजें महंगी हो रही है, जनता के पास इतना पैसा आ गया, भाग रहे हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, तो लोग भाग रहे हैं, खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं। तो आरबीआई क्या चाहता है? आरबीआई चाहता है कि ये जो लोग हैं, ये जो जोगी है, ये खरीदारी कम करे। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई अपनी लैंडिंग रेट को इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा? मान लो 12% कर दी, तो फिर एचडीएफसी क्या करेगा? वो भी अपनी लैंडिंग रेट को इंक्रीज कर देगा। अगर वो लैंडिंग रेट इंक्रीज करेगा तो मैं क्या बुद्धू हूं? मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही लोन लेने की, तो मैं पैसा लोन पे नहीं लूंगा। अब मेरे पास पैसा ही नहीं, तो पैसा मैं खर्च भी नहीं करूंगा, तो जो महंगाई है वो कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर है? तो इन्फ्लेशन के टाइम बैंक रेट क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी सर, ठीक है सर। इस तरह से बैंक क्या करेगा? आरबीआई क्या करेगा? कंट्रोल करेगा इन्फ्लेशन को। डिफ्लेशन में इसका उल्टा है, आरबीआई चाहता है कि लोगों के पास पैसा बढ़े, लोग जो है शॉपिंग करें, तो आरबीआई अपनी लैंडिंग रेट कम कर देगा। उसके कारण एचडीएफसी भी क्या करेगा? आगे अपनी लैंडिंग रेट कम कर देगा। कहानी खत्म। अब आ जाओ ओपन मार्केट ऑपरेशन में। बोले सर ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है जी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, कई तरह के बॉन्ड्स होते हैं, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, ये बॉन्ड, वो बॉन्ड, फलाना बॉन्ड, दिमकड़ा बॉन्ड, वो सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने के काम को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत पैसा लेके मार्केट में घूम रहा हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है सर, मैं तो एंजॉय करूंगा, आज जो है मूवी देख के आऊंगा प्रियंका के साथ, फुल चिल करूंगा सर। क्या करूं? 20 रुपए लेके घूम रहा हूं मैं, ठीक है। तो आरबीआई ने किया, आरबीआई बोला कि हे घटिया सिटीजन ऑफ द कंट्री, हम तुमको 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं सर्टेन टाइप ऑफ बॉन्ड्स पे, जो तुम भारत सरकार के खरीद लोगे। तो मेरे को लगा कि यार आज ये पैसा अगर मैं यहाँ जमा करा देता हूं तो मैं आने वाले समय में BMW गाड़ी ले आऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया? इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसा क्या कर दिया? जमा करा दिया। अब मेरा पैसा कहाँ चला गया सर? आरबीआई के पास। और अब मेरी लैंडिंग पावर, मेरी जो परचेसिंग पावर है कम हो गई कि नहीं हो गई? हो गई सर। तो आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने क्या किया? बॉन्ड्स को क्या किया? सेल किया। क्या किया? सेल किया। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन आरबीआई क्या करता है? आरबीआई क्या करेगा ड्यूरिंग इन्फ्लेशन? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन आरबीआई क्या करेगा सर? सेल कर देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। एंड उसका उल्टा हो जाएगा, ड्यूरिंग डिफ्लेशन परचेज कर लेगा। परचेज करने का मतलब यह है कि आरबीआई लोगों को जो इशू कर रखा है, जो भी बेच रखी सिक्योरिटीज, आरबीआई क्या करेगा? हो सकता है कि आरबीआई चाहता है यार लोग बेच दे, मतलब आरबीआई खरीदना चाह रहा है, तो ऐसे तो है नहीं कि जबरदस्ती खरीद लेगा
कोई स्कीम लगाएगा यार बैंक, मे भी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर कर देगा फॉर ए टाइम कि यार जो भी तुम्हारे पास ये बॉन्ड्स है, अगर तुम आज ही जमा कराते हो, अगर आज ही आप अपना बेचते हो गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट तुम्हें 0.5% एक्स्ट्रा देगी। इस तरह की कोई भी स्कीम लगाएगा तो उनसे वापस से सिक्योरिटीज को खरीद लेगा और इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट हो जाएगा। ठीक है जी। देन आता है कैश रिजर्व रेशियो। अब सर कैश रिजर्व रेशियो क्या है? सिंपल वही सेम कंसेप्ट समझ लो कि आरबीआई जो है वो बोलता है एचडीएफसी को कि भैया सीआरआर जो है वो मैं इधर अलग से लिख देता हूँ इसको, ठीक है। सपोज करो सीआरआर होता है क्या, पहले तो समझ लो यार। सीआरआर क्या होता है? सीआरआर है सर, ये रहा, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स। द फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कैश इज टर्म्ड एज कैश रिजर्व रेशियो। जो भी कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट्स आए हैं उनका एक सर्टेन परसेंटेज उनको जमा कराना पड़ता है आरबीआई के पास, उसको बोलते हैं सीआरआर। ठीक है सर। अब सर क्या होगा, अब देखना बेटे, देखना, ये एचडीएफसी बैंक है, इसके पास 100 करोड़ रुपए आया। कितना आया? 100 करोड़। और सपोज करो सीआरआर जो है वो कितना है? बोले सर सीआरआर है 10% मान लो समझने के लिए। तो एचडीएफसी क्या करेगा, इस 100 करोड़ में से 10 करोड़ रुपए आरबीआई के पास भेज देगा। ठीक है, ये एक सिचुएशन समझ लो। ठीक है सर। अब आरबीआई के, अब एचडीएफसी के पास कितना है? अब एचडीएफसी के पास सर 90 करोड़ रुपए है लोगों को लैंड करने के लिए, अवेलेबल फॉर द पीपल। ठीक है, 90 करोड़ रुपए लैंड कर सकता है। ठीक है। अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है? बोले सर इन्फ्लेशन की। तो आरबीआई चाहता है कि लोगों के पास 90 करोड़ नहीं और कम पैसा पहुंचे, तो क्या करेगा आरबीआई? सीआरआर को इंक्रीज कर देगा ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। तो सर इन्फ्लेशन के टाइम क्या होगा सीआरआर? बोले सर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा? सपोज करो सीआरआर कर दिया 15%, तो क्या होगा? इसमें से 90 की जगह 5 करोड़ और जमा कराना पड़ जाएगा और 85 करोड़ ही बच जाएगा कॉमर्शियल बैंक के पास, और वो कम लोन मार्केट में दे पाएंगे और लोगों के पास कम परचेजिंग पावर क्रिएट हो पाएगी। सेम कंसेप्ट डिफ्लेशन में उल्टा हो जाएगा, आरबीआई सीआरआर जो है वो क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है सर। देन सर ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है सर? अरे भैया कुछ नहीं होता। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू, अगेन सेम कंसेप्ट, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ देयर नेट टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट क्या? इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड लिक्विड एसेट, इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड लिक्विड एसेट विथ देमसेल्फ। कहने का मतलब एक सर्टेन परसेंटेज पैसा जो है आरबीआई अलाउ करेगा ही नहीं कॉमर्शियल बैंकों के, भैया तुम इतना पैसा तो तुम्हें रखना पड़ेगा अपने पास, इतना जो तुम्हारे पास डिपॉजिट आ रहा है उसका एक सर्टेन परसेंटेज तुम्हें अपने पास रखना पड़ेगा। किस फॉर्म में? कैश और लिक्विड एसेट के फॉर्म में। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होती है जो हाईली कन्वर्टेबल इनटू कैश होती है। ठीक है सर, उस फॉर्म में आपको अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा एसएलआर। सेम कंसेप्ट है, इन्फ्लेशन के टाइम एसएलआर इंक्रीज कर देंगे, आरबीआई को कॉमर्शियल बैंक्स को ज्यादा पैसा अपने पास रखना पड़ेगा, कम लैंड कर पाएंगे। डिफ्लेशन में एसएलआर कम कर देंगे तो उनको अपने पास कम पैसा रखना पड़ेगा, वो ज्यादा लैंड कर पाएंगे। ठीक है जी। तो ये आपका इन्फ्लेशन, ये डिफ्लेशन, ये इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। फिर सर इसके बाद रेपो रेट। रेपो रेट अगेन सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे कि आरबीआई लैंड करता है पैसा किसको? कॉमर्शियल बैंक को, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्या होता है? शॉर्ट टर्म नीड के लिए होता है। क्या होता है? तो कंसेप्ट तो सेम है, शॉर्ट टर्म नीड हो लॉन्ग टर्म नीड हो, इंटरेस्ट रेट है। ठीक है सर। तो सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन में क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे, एंड डिफ्लेशन में क्या करेंगे? डिक्रीज कर देंगे। ठीक है सर। तो इन्फ्लेशन में इंक्रीज, डिफ्लेशन में डिक्रीज। रिवर्स रेपो रेट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आरबीआई ऑफर करता है कॉमर्शियल बैंक्स को कि तुम मेरे पास पैसा जमा कराओ तो मैं तुम्हें इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। तो सिंपल, इन्फ्लेशन के टाइम आरबीआई ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगा जिससे कि कॉमर्शियल बैंक्स जो है वो इनकरेज हो कि आरबीआई के पास पैसे ज्यादा जमा कराएं। ठीक है, अगर वो ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा कराएंगे तो लोगों को कम उधार में दे पाएंगे और इकोनॉमी में कम पैसा सर्कुलेट होएगा। तो सेम कंसेप्ट, इन्फ्लेशन में रेट इंक्रीज करना है, डिफ्लेशन में रेट डिक्रीज करना है। तो भैया इन सब से एक बात निकल के आ गई, तुम्हें कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो, एक बात क्लियर है कि रेट कोई भी हो वो इन्फ्लेशन में इंक्रीज हो रही है, डिफ्लेशन में डिक्रीज हो रही है। सिंपल फंडा, सारी रेट्स देख लोगे आप, इन्फ्लेशन में इंक्रीज, डिफ्लेशन में डिक्रीज। ठीक है, बाकी तुम्हें भैया आता है यार, इतना तो अच्छे से बढ़ा दिया और तुम क्या जान लोगे मेरी। ठीक है, लो बाबू स्क्रीनशॉट ले लो, खटाक से सटाक से फटाक से, बाकी आपको सारी पीपीटी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ये लास्ट हमारा टॉपिक आज का, क्वालिटेटिव मेजर्स। क्या है बाबू? क्वालिटेटिव मेजर्स, नाम से पता लग रहा है क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी दैट मींस फ्लो ऑफ क्रेडिट को हमें इंक्रीज डिक्रीज करना है। दे फोकस ऑन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू स्पेसिफाइड एरिया। किस पे बेटा? ओवरऑल इकोनॉमी पे फर्क नहीं पड़ेगा, स्पेसिफाइड एरिया पे पड़ेगा।
तीन तरह की इसमें हमारे पास ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला इसमें मेथड आता है, वो आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या आता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है भैया? मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब ये है, मैं बैंक के पास गया, मेरे पास प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, मेरे पास प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, मैं बैंक के पास गया लोन लेने, तो HDFC बैंक ने मुझे ऑफर किया, HDFC बैंक ने मुझे लोन ऑफर किया। कितना किया बेटा? HDFC बैंक बोला मैं आपको 80 लाख रुपए का लोन दूंगा। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 20 लाख रुपए, ये कहलाता है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या है ये? मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो डिफरेंस है ये क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो कहने का मतलब जितने अमाउंट की सिक्योरिटी आप देते हो बैंक में, बैंक उतना लोन नहीं देगा, उसको एक सर्टेन परसेंटेज अमाउंट का लोन देगा। तो जो जितना परसेंटेज का लोन नहीं मिल रहा, दैट इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या करेंगे? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे। एंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन क्या करेंगे? सिंपल यार, मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके गया, इन्फ्लेशन का टाइम है, RBI बोलेगा बैंक्स को भैया ऐसा है, ये जो मार्जिन आपका ये इंक्रीज करके 40% करो, 60 लाख के लोन दो, 1 करोड़ के एसेट पे 60 लाख का लोन दो। सिंपल। डिफ्लेशन है तो एक काम करो यार, ये मार्जिन जो है ना 15% ही कर दो, दैट मीन्स लोन जो है 85 लाख का दे दो 1 करोड़ पे। सिंपल। इन्फ्लेशन पे इंक्रीज कर देंगे मार्जिन की जरूरत, और डिफ्लेशन में डिक्रीज कर देंगे, कहानी खत्म। देन आता राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब ऐसे ही भैया, सिंपल सी बात है, बड़ी ही फिक्सिंग ऑफ क्रेडिट कोटा। कोटा फिक्स कर देंगे, डिफरेंट सेक्टर्स के लिए कोटा फिक्स कर देंगे कि यार इस सेक्टर पे इतना सर्टेन परसेंटेज आपको टोटल लोन का देना पड़ेगा, इस सेक्टर में इतना देना पड़ेगा, इस तरह के कोटे फिक्स कर देंगे। एंड लास्ट आता है मोरल सुएशन। क्या आता है? मोरल, ये कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। ये क्या है कि RBI जो है ना, वो लव लेटर लिखेगा कॉमर्शियल बैंक्स को कि बाबू जानू मान जाओ, ठीक है, इन्फ्लेशन का टाइम है, अपना पैसे की जो तुम्हारी लैंडिंग है उसको क्या कर दो, थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दो। डिफ्लेशन के केस में बोलेगा मान जाओ यार, थोड़ा सा लिबरल कर दो, इजी कर दो लोगों को पैसा देना। ठीक है, तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन रेस्ट्रिक्ट कर देगा किसको? लैंडिंग को। एंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन ये लिबरल करने के लिए बोलेगा लैंडिंग को, कॉमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है यार, पापा बैंक है, उसके बात को मना कर सकते हैं कि नहीं करेंगे। सो इसी के साथ दोस्त आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अब देखो बड़ी कम टाइम में हमने 2 चैप्टर निपटा दिए, मज़ा आ गया। आज हम कर चुके हैं 5 चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स के, 6ठा दिन चल रहा है, और एक पूरा बड़ा चैप्टर अकाउंटेंसी का। और इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। आप प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिएगा और मेहनत करते रहिएगा, हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, बोर्ड में फुल मार्क्स फोड़ने हैं। और डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। कोई भी शिकायत है, कोई भी गिला है, प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं आपकी शिकायत दूर करूंगा। ठीक है, सो लॉट्स ऑफ लव यू बेटा, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।